गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 11 सितंबर 2025 है और जो कल न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, यूपीएससी कोई वेबसाइट्स हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो जो यूपीएससी के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी हम चर्चा यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक को जोड़ते हुए करते हैं और आज भी हम वही चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, यहाँ पे एवालांच के बारे में बात हुई, जो हिमस्खलन होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। स्टेटमेंट क्या है कि जो स्लैब होता है, स्लैब एवालांच आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन स्लफ एवालांच। तो यहाँ पे स्लैब और स्लफ एवालांच की बात हो रही, जो टाइप हैं किसके, एवालांच के। एवालांच मतलब जो हिमस्खलन होता है, आप देखते होंगे पहाड़ी रीजन में, आप देखते होंगे पहाड़ चट्टान की चट्टान नीचे आई जा रही हैं, तो उसमें दो टाइप होती हैं, स्लैब और स्लफ, बिकॉज दे इन्वॉल्व मल्टीपल लेयर ऑफ कंप्रेस्ड स्नो स्लाइडिंग रैपिडली डाउन ए स्लोप। तो अगर हम बात करें, ये दोनों जो होते हैं, स्लैब जो एवलांच होता है वो स्लफ एवलांच की कंपेयर में अधिक डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अधिक विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इनमें बर्फ की कई परतें एक साथ तेज़ी से ढलान की तरफ फिसलती हैं। अब इनके दोनों इन दोनों में जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर बता सकते हैं। दूसरा, avalanche are more likely to occur on slope without tree or large rock, especially under condition of heavy snow, wind और rising temperature। तो ऐसी ढलानों में जब एवलांच की पॉसिबिलिटी अधिक होती है, जहाँ पेड़ या बड़े पत्थर नहीं होते, विशेषकर भारी हिमपात, तेज हवा, तापमान बढ़ने की स्थिति में। अब इन दोनों में कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। बात करें हम तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अब बात करें हम, जो एवालांच होता है ना, उसके दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्लफ एवालांच की ना, कौन सी एवालांच की, स्लफ एवालांच की, तो जो स्लफ एवालांच होता है वो छोटे होते हैं। एक तो कंपैरेटिव क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, थोड़ा सी ज़्यादा ही पतली हो गई, छोटे होते हैं। दूसरा, इसकी क्या खासियत होती है, कम खतरनाक होते हैं, कम खतरनाक होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जो स्लफ एवालांच होते हैं ना, वो कंपैरेटिव अगर हम बात करें ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जो स्लफ कहते हैं ना कि जो एवालांच होते हैं वो छोटे होते हैं, कम खतरनाक होते हैं। वहीं स्लैब जो होते हैं मोटे होते हैं, भारी होते हैं और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब अगर हम बात करें इनका नेचर, तो इसमें अगर हम बात करें, एक तो क्या तो भूकंप वगैरह की परिस्थिति में, या ह्यूमन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उसके भी कारण ये हो सकते हैं, ठीक है। दो बात यहाँ पे होगी। अब जो एवालांच एक्टिविटी भारत में किस रीजन में दिखाई देती है, अगर आपने ये मैप देख रखा है इंडिया का, तो इंडिया का मैप में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर रीजन में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बात करें जो सिक्किम वाला रीजन है, यहाँ एवालांच एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। अब इसको लेके क्या कोई ऐसी रिसर्च बॉडी है, तो अगर हम बात करें डीआरडीओ की एक बॉडी है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इस बॉडी को कहा जाता है एसएएसई मतलब क्या, स्नो एवालांच स्टडी स्टैब्लिश। ये कहाँ पे स्थित है, चंडीगढ़ में है। कहाँ पे, चंडीगढ़ में, जो स्टडी करती है एवालांच को लेके, ठीक है। अब यूपीएससी का पता है कि आपको जो डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही प्रीलिम्स में भी आने की संभावना इसकी रहती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैलास कैट इज स्मॉल बिल्ड कैट ऑफ सेंट्रल एशियन मोंटेना ग्रासलैंड न्यूली फोटोग्राफ्ड इन अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। जो पैलास की बिल्ली जिसे बोला जा रहा है, वो मिडिल एशिया जो पर्वतीय घास भूमियाँ होती हैं उसकी एक छोटी जंगल बिल्ली है, जिसका भारत में अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहली बार फोटो से सबूत मिला है। इट कंजर्वेशन स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर IUCN स्टेटस। तो IUCN में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आती है। दोनों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब ज़्यादातर वही बात है, मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, अगर उसमें IUCN स्टेटस रहता है तो पॉसिबिलिटी गलत वहाँ पे डाले जाए। तो यहाँ पे भी एग्जाम में जो MCQ, इसमें भी आपको क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में यहाँ पे पैलास कैट आता है। अब जो पैलास कैट होती है, इसकी खासियत होती है, इसकी जो फर होते हैं बहुत घने होते हैं, आंखें इसकी गोल होती हैं, और ठंडे क्षेत्रों में क्या रहती है, जीवित रहती है। कौन से क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में। तो भारत में जो अरुणाचल का नोकरेक और एकजांग वहाँ पे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसे देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा भारत में और बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ कैट्स पाई जाती हैं, जैसे कराकल के बारे में आपने सुना होगा, कराकल कैट पाई जाती है। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड भी एक कैट स्पीसीज है, मरगट जो कैट है वो है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो ये कैट है, पैलास कैट, इसको 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो, सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द स्कैंदर्स के इज ए रशियन मोबाइल क्रूज मिसाइल सिस्टम कैपेबल टू लॉन्च बोथ
95728 R50 95729 मिसाइल विथ रेंज अप टू 500 किलोमीटर। अब जो मिसाइल प्रणाली है वो 500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ये जो इस्कंदर है किसकी है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। द इस्कंदर सिस्टम वॉज इंडक्टेड इनटू रशियन फोर्स इन 2017। अगर हम बात करें जो इस्कंदर की बात हो रही है, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, रोड मोबाइल है, अर्थात इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सरफेस के पास होकर चलती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होंगे कि नाटो के साथ जो संघर्ष देखने को मिला है यूक्रेन के साथ, तो इस मिसाइल की यहाँ पे चर्चा देखने को मिल रही है, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो किस मिसाइल में यूज होती है, वो ब्रह्मोस मिसाइल में। ब्रह्मोस मिसाइल जिसे भारत और रूस ने मिलकर साथ में संयुक्त रूप से बनाया है, वो ये भी एक तरह का क्रूज मिसाइल है, उसमें अगर हम बात करें ये मिसाइल यूज होती है। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। रूस के ये आपको पता चल गया, ब्रह्मोस के लेवल की ये भी पता चल गया, इससे ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इज हेल्ड एनुअली अंडर द NCAP रैंकिंग 130 इंडिया सिटीज ऑन एयर क्वालिटी परफॉर्मेंस। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण वार्षिक रूप से NCAP के तहत आयोजित किया जाता है। इसमें 130 भारतीय शहरों की रैंकिंग होती है। दूसरा, इन 2025 इंदौर रैंक्ड फर्स्ट अमंग सिटीज विद द पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन। 2025 में 10 लाख प्लस आबादी वाले इंदौर प्रथम स्थान रहा है। अब इन दोनों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर हम बात करें NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो ये है ना, तो अगर इसके द्वारा जो करवाया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, उसका जो रिजल्ट है वह किस पैरामीटर को बेस है, तो PM10 एक तो पार्टिकुलर मैटर 10, दूसरा पार्टिकुलर 2.5, ये देखा जाता है कि ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंदौर यहाँ पे प्रथम स्थान पर आया है। वहीं अगर हम देखेंगे छोटे शहरों की श्रेणी में अमरावती है, देवास है जो इंदौर से ही सटा है। तो ये जो शहर हैं ये छोटे शहरों में प्रथम स्थान पर देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें ये जो एक्ट आपने सुना होगा वह एयर पोल्यूशन को लेके, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1981, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो टारगेट क्या लिया जाता है कि जो वायु में प्रदूषण है उसको कम किया जाएगा, और NCAP या NAQI वेरियस इंडिकेटर्स जिसके द्वारा एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एक और यहाँ पे याद रखिए कि एक CPCB एक बॉडी है, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल, वो भी पोल्यूशन को नियंत्रित करने का काम सेंट्रल लेवल पर करती है। वहीं स्टेट लेवल पर SPCB आपको देखने को मिलती है, ठीक है। UPSC में आपको पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके अलावा नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है NAMP, उसके बारे में UPSC में प्रश्न पूछ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्रॉस रिवर गोरिल्ला इज द वर्ल्ड रेयरेस्ट ग्रेट एपी नंबरिंग फ्यूअर देन 300 एंड फाउंड ओनली इन द नाइजीरिया कैमरून बॉर्डर। तो क्रॉस रिवर जो गोरिल्ला है दुनिया की सबसे दुर्लभ है बानर है, 300 से भी इनकी संख्या कम है, नाइजीरिया कैमरून रीजन में पाया जाता है। दूसरा, इट आयुषिन स्टेट वल्नरेबल, तो वल्नरेबल आयुष स्टेटस है। तो देखिए आयुषिन वल्नरेबल नहीं बल्कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इस तरह के और स्पेसीज जो बाद में, जैसे भारत में अगर आपको पता गोरिल्ला देखा जाता है, चिंपांजी है, इसके अलावा ओरिंगटन है, तो वो इस कैटेगरी के जो जानवर भारत में भी आते हैं। भारत में जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया AP तो नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन जो AP जो प्रोजेक्ट है वो कई ऐसी कंट्रीज में देखने को मिलता है। आई थिंक अफ्रीका में कोई कंट्री है, वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन को लेके कुछ स्कीम्स वहाँ पे भी चलती है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो अगर 300 से कम संख्या है तो इसकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्टेटस आ जाता है। पहले ही आपको इस बात से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर स्प्री 2025 इंडिया इंडस्ट्रीज एंड वर्कर कैन रजिस्टर्ड फॉर ESI कवरेज टिल 31 दिसंबर 2025 विथ नो ओल्ड ड्यू डिमांडेड। एस्प्री 2025 के तहत उद्योग और श्रमिक 31 दिसंबर 2025 तक बिना पुराने बकाए के ESI में पंजीकृत हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दिस एमनेस्टी स्कीम 2025 अलाउ एम्प्लॉयर्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑन ESI कवरेज डैमेज एंड इंटरेस्ट क्लोज लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन। तो एमनेस्टी जो स्कीम 2025 है नियोक्ताओं को जो पुराने उनके विवाद इंटरेस्ट क्षतिपूर्ति मामले में अवसर देते हैं निपटान का। अब इन दोनों में आपको बताना है करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है। अगर हम बात करें ESI के बारे में, तो ESI के बारे में अगर आपने पता हो
या नहीं पता हो मैं बता देता हूँ। इसको 1948 से लागू किया जा रहा है। जो सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक तरह के है, जैसे श्रमिकों की चिकित्सा है, उनका मैटरनिटी को लेके हो या अपंगता को लेके हो, इंश्योरेंस को लेके हो, ये सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे ESI जो है काम करता है, जो 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें स्प्री की, स्प्री का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। तो ऐसी योजना जिसमें रजिस्ट्रेशन को फोकस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉय को। अगर उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है उनको मिल पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। लेकिन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये भी यहाँ पे बस एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025 में ऐसे मामलों के निपटान के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो स्प्री के बारे में आपने देख लिया, तो क्या है स्प्री? क्या है? स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण पर पुराने बकाये ने अर्थात मतलब अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत बात होती है कि जो रजिस्ट्रेशन होने चाहिए किसके? एम्प्लॉयर्स के और एम्प्लॉय के होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सरसाइज जापार 25 इज अ मल्टीलेटरल मिलिट्री ड्रिल इन रशिया विथ इंडियाज पार्टिसिपेशन फोकस ऑन कन्वेंशनल एंड काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स इन ओपन टेरेन। तो जापार्ड जो 2025 में रूस में आयोजित एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत भी भाग लेता है, और इसका मुख्य उद्देश्य खुले मैदानों में पारंपरिक एवं आतंकवाद विरोधी रणनीति का अभ्यास है। यह भारतीय सेना का मुख्यालय पुणे में स्थित है। इंडियाज आर्मी हेडक्वार्टर इन पुणे, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा आंसर करेक्ट है? तो आंसर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर पुणे में नहीं है, ठीक है। अगर इसको बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करें जापाड़ के बारे में, तो रूसी क्षेत्र में आयोजित एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत के भी अगर हम बात करें तो 65 सदस्य गए हैं तीनों सेनाओं से मिला के, और इसमें काउंटर टेररिज्म, ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर स्ट्रेटजी बनाना, उससे फोकस किया जाएगा। भारत इस तरह के और भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, जैसे मालाबार में अगर आपको पता हो तो जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। युद्धाभ्यास इंडिया US का, इंदिरा है इंडिया और रशिया का, इस तरह के कई अभ्यास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसका जो मुख्यालय है, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर पुणे नहीं बल्कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। द भील ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइबल ग्रुप स्पीकिंग भीली। देयर मेन फेस्टिवल बानेश्वर फेयर इज हेल्ड इन शिवरात्रि एंड डिवोटी ऑफ बानेश्वर महादेव शिवा। तो इन दोनों में आपको बताने कि जो भील जनजाति सबसे बड़ी व्यापक रूप से जनजाति तो है ही, भीली भाषा बोलती है, तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इनका मुख्य जो उत्सव है बानेश्वर है, महाशिवरात्रि पर होता है, यह भी बात यहाँ पे सही है। अब भीली जो ट्राइब है मेनली अगर आप देखोगे तो ये तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में, यहाँ पे गुजरात वाले रीजन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। इनकी जो भाषा है तो गुजराती बोलते हैं, कुछ मराठी मिश्रण भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें जो कहते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 है, उसमें आदिवासी क्षेत्रों को लेकर इनको कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या, 338A अनुसूचित जो जनजाति आयोग के बारे में यहाँ पे बात करता है, वहीं 338B OBC के बारे में बात करता है। 338 किसके बारे में बात? शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है। तो इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। आगे हम बढ़े, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। Question number 9. Consider the following statements. IDEX is a Ministry of Defense initiative launched in 2018 to support innovation by startup and MSME for dual-use defense technology. तो IDEX रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो 2018 स्टार्टअप और MSME को द्विउपयोगी रक्षा तकनीकी है तो नवाचार में सहयोग देती है। It function under the Defense Innovation Organization Establishment by Hall and Bell. यह हॉल एंड बेल द्वारा स्थापित डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अधीन कार्य करती है। अब इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। 2018 में इसको शुरू किया गया था। इसका पर्पज़ क्या था? स्टार्टअप और MSME को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करना? इनकरेज करना, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो डिफेंस एंड इनोवेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत हॉल और वेल के अंतर्गत भी इनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार की एक योजना भी है डिफेंस प्रोडक्शन इस पॉलिसी को लेकर। तो यहाँ पे पर्पज़ ये रहता है कि जो डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इसमें भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएंगे, दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इज द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग फोरम ऑफ UPU एंड UN एजेंसी बेस्ड ऑन बर्न स्विट्जरलैंड। तो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UPU सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई जो UN एजेंसी और स्विट्जरलैंड में बर्न में स्थित है। दूसरा, एनी UN मेंबर कैन ज्वाइन UPU। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ 1876 एंड द 2025 UPU कांग्रेस इज द दुबई। कोई भी UN का सदस्य UPU का हिस्सा बन सकता है। भारत का 1876 में सदस्य बना और 2025 तक UPU कांग्रेस दुबई में हो रहा है।
इन दोनों में यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यूपीयू 1874 में ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1874 में ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा यूएन के डेजिग्नेटेड एजेंसी जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बर्न में है। हर 4 साल में से ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी जो पोस्टल कांग्रेस है 1876 से इसका मेंबर है। ठीक है, आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर